हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलाही स्टडी। इलाही स्टडी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम कंप्यूटर के नेक्स्ट 25 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास। विच शेल कमांड इज़ यूज टू चेंज द परमिशन ऑफ अ फाइल। तो यहाँ पे बात की है ऐसी कौन सी शेल कमांड है। ठीक है, तो शेल कमांड हम एक्चुअल में कहाँ पढ़ते हैं, जो हमारे लिनक्स या फिर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वहाँ पे मेजरली हम काम करते हैं कमांड लाइन इंटरफेस की हेल्प से। ठीक है, तो वहाँ पे हमारे पास वेरियस कमांड्स आती हैं। तो उनमें से पूछा है कि ऐसी कौन सी कमांड है जिसकी हेल्प से हम परमिशन किसी फाइल की चेंज कर सकते हैं सिंपली। तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है एमवी कमांड, सेकंड दे रखा है सीपी, थर्ड लिखा है ग्रेप और फोर्थ लिखा है सीएच मोड। ठीक है, जब भी हमें किसी फाइल की परमिशन चेंज करनी होगी तो उसको हम चेंज करते हैं सीएच मोड। ठीक है, सीएच मोड एक कमांड होती है, इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, जो हमारी किसी भी फाइल की परमिशन है उसको चेंज करते हैं। ठीक है, तो परमिशन कौन कौन सी आ सकती हैं, या तो परमिशन आएगी रीड की, या तो राइट की, या तो एग्जीक्यूट की। ठीक है, तो मेनली ये तीन टाइप की जो हम परमिशन एलोकेट करते हैं किसी फाइल के ऊपर। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट ऑप्शन दे रखे हैं एमवी, एमवी होता है मूव करना। ठीक है, जैसे मुझे एक फाइल किसी दूसरी जगह पे हमें मूव करनी है तो हम एमवी का यूज़ करेंगे। ठीक है, कॉपी क्या होगा, मुझे इसी फाइल की एक डुप्लीकेट कॉपी किसी दूसरे फोल्डर में भेजनी है तो हम सीपी या फिर कॉपी कमांड का यूज़ करते हैं, है ना। और ग्रेप क्या होता है, ग्रेप एक्चुअल में एक कमांड होती है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को फाइंड करना हो ना। ठीक है, मान लो मुझे अपने फाइल के अंदर कोई कैरेक्टर सर्च करना है ए बी करके। ठीक है, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, ग्रेप कमांड का यूज़ करूँगा। ठीक है, जिसकी हेल्प से मैं जितने भी ए बी करके कैरेक्टर होंगे या फिर कैरेक्टर ऑफ सीक्वेंस मिलेगा मुझे जहाँ पे, उसको मैं फाइंड कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ ग्रेप कमांड। ठीक है, तो याद रखना जब हम परमिशन चेंज करते हैं तो हम यूज़ करते हैं ch मोड कमांड का। फिर नेक्स्ट आ गया व्हाट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ एप्लेट फाइल्स इन कंट्रोल पैनल। ठीक है, तो हमें पता है कंट्रोल पैनल से हम किसी भी मतलब हमें सिस्टम की जितनी भी हमारी सेटिंग्स होती है वो हम चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल पैनल। ठीक है, कई बार पूछ लेता है एग्जामिनर की, अगर मुझे हमारी कीबोर्ड की या फिर हमारा माउस है इसकी सेटिंग्स वगैरह चेंज करनी है तो हम कहाँ से चेंज करते हैं, तो कंट्रोल पैनल पे जाके मेनली चेंज करते हैं। तो ये पूछा है जो हमारे कंट्रोल पैनल में एप्लेट फाइल का मतलब है कि जो छोटी छोटी क्या होती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं उसमें। ठीक है, तो जो उनकी एक्सटेंशन किससे होती है बाय डिफ़ॉल्ट, अगर वो सारे के सारे प्रोग्राम हैं, ठीक है, उन प्रोग्राम का एक ग्रुप क्या बनता है, हमारा कंट्रोल पैनल बनता है। तो कंट्रोल पैनल की जो एक्सटेंशन है वो क्या होती है, फर्स्ट लिखा है डॉट सी टी एल, सेकेंड लिखा है डॉट सी पी एल, थर्ड लिखा है डॉट सी ए एल और फोर्थ लिखा है डॉट सी एस एल। ठीक है, तो याद रखना इसकी जो एप्लेट या फिर हमारा कंट्रोल पैनल आता है इसकी एक्सटेंशन होती है सी पी एल। ठीक है, याद रखने के लिए सिंपल सी से कंट्रोल और पी एल से आता है हमारा पैनल। ठीक है, तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास विच सॉफ्टवेयर इंटरफेस द मेजर हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर विद ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे बात किया था कौन सा सॉफ्टवेयर इंटरफेस है जो हमारे मेजर जो हार्डवेयर कंपोनेंट है कंप्यूटर के। ठीक है, उसको मतलब एक तरह का उसके लिए इंटरफेस प्रोवाइड करता है हमारे किसके लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। ठीक है, तो हिंदी में पढ़ लेते हैं क्या लिखा है, कौन सा सॉफ्टवेयर ओएस के साथ मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कंप्यूटर के प्रमुख हार्डवेयर घटकों को इंटरफेस करता है। ठीक है, तो कौन करता है हमारा, तो फर्स्ट लिखा है यहाँ पे बायोस, सेकंड लिखा है सीमोस, थर्ड लिखा है डॉस और फोर्थ लिखा है पोस्ट। ठीक है, तो याद रखना जो ये हमारा बायोस होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, ये हमें इंटरफेस प्रोवाइड करता है डिफरेंट डिफरेंट, चाहे वो हमारा इनपुट, ठीक है, चाहे वो इनपुट डिवाइस हो चाहे वो हमारा आउटपुट डिवाइस हो। ठीक है, उनके लिए जो एक तरह का इंटरफेस प्रोवाइड करता है ताकि वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मेनली डील कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बाकी लिखा है सीमोस। ठीक है, सीमोस की एक तरह की हमारी बैटरी होती है। ठीक है, या फिर कई बार पूछ लेते हैं कि ऐसी कौन सा कंपोनेंट है जो हमारे सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है, सीमोस होता है। ये बार इसकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, है ना। इसके अलावा डोस आता है। ठीक है, डोस क्या एक तरह का हमारा कमांड लाइन इंटरफेस है, किसका, विंडोज़ का। ठीक है, इसके अलावा पोस्ट आ गया। पोस्ट क्या एक हमारा एक जब हम बूटिंग पढ़ते हैं, बेसिकली बूटिंग कंसेप्ट पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक टेस्ट आता है। ठीक है, इसको बोलते हैं पोस्ट टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। कि जब हमारा सिस्टम स्टार्ट होता है तो उस टाइम पे जितने हमारा एक तरह का टेस्ट चलता है कि हमारे कौन कौन से डिवाइस में अगर कोई दिक्कत है कि नहीं है, तो ना उस टाइम पे जो टेस्ट चलता है उसको बोलते हैं पोस्ट टेस्ट। ठीक है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट बोलते हैं इसको। नेक्स्ट आ गया हमारे पास ग्रब। ठीक है, ग्रब लिखा है कि ग्रब की फुल फॉर्म क्या होती है।
ठीक है। तो फर्स्ट लिखा है ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर, सेकंड लिखा है जेनेरिक यूनिफाइड बूट लोडर, थर्ड लिखा है ग्रैंड यूनाइटेड बूट लोडर और फोर्थ लिखा है ग्रेट यूनाइटेड बूट लोडर, ठीक है। तो एक्चुअल में ग्रब होता क्या है? ग्रब होता है जब देखो कई सिस्टम ऐसे होते हैं, जैसे मान लो कि मेरे पास अपना एक कंप्यूटर है ना, तो मेरे पास मान लो विंडोज़ पड़ी है, ठीक है। तो मुझे विंडोज़ के साथ लिनक्स को भी अपने सिस्टम पे चलाना है, तो उसके लिए मुझे एक बूट लोडर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हम उस टाइम पे ग्रब को इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। ग्रब एक ऐसा बूट लोडर है जो मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है, ठीक है। इसके बोलने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो मेरे पास विंडोज़ ही पड़ी, तो जैसे मैं हाँ मतलब सीपीयू से बटन ऑन करूँगा तो क्या होगा, मेरा विंडोज़ रन होगा, ठीक है। तो मान लो कि मुझे विंडोज़ और लिनक्स क्या चाहिए, दो सिस्टम चाहिए कि मुझे विंडोज़ के भी कभी कभी काम करना है, कभी कभी लिनक्स के ऊपर भी काम करना है, ठीक है। तो सिंपली मुझे ग्रब इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो जैसे ही हम ग्रब के बाद मैं लिनक्स अपनी इंस्टॉल कर लूँगा, तो जैसे मैं सिस्टम ऑन करूँगा नॉर्मली, तो वहाँ पे मुझे ऑप्शन आएगा कि आपको विंडोज़ के साथ लॉगिन करना है या फिर लिनक्स के साथ लॉगिन करना है, ठीक है। तो उस तरह की जो फैसिलिटी है वो कौन प्रोवाइड करता है? हमें एक हमारा बूट लोडर, जिसका नाम क्या है हमारा ग्रब, ठीक है। तो यहाँ पूछे कि ग्रब की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ग्रब की फुल फॉर्म होती है ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा? फर्स्ट ऑप्शन आएगा राइट आंसर। नेक्स्ट आ गया द इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन दैट कम्स इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो विंडोज़ के साथ बाय डिफॉल्ट पूछा है कि मैसेजिंग एप्लीकेशन कौन आती है? ये आती है हमारी विंडोज़ मैसेंजर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा? फर्स्ट ऑप्शन आएगा राइट आंसर। नेक्स्ट आ गया द प्रोग्राम्स दैट आर यूज टू फाइंड आउट पॉसिबल फॉल्ट्स एंड देयर काउजेज आर कॉल्ड, ठीक है। ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो मतलब फाइंड करता है कि किसकी वजह से फॉल्ट आ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए मतलब फाइंड करते हैं कि पॉसिबल फॉल्ट्स क्या क्या आ सकती है और उनके पीछे की वजह क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट लिखा है ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा ये काम, सेकंड लिखा है कूलीज करेगा ये काम, थर्ड लिखा है डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर काम करेगा और फोर्थ लिखा है बूट डिस्कलेट काम करेंगे, ठीक है। तो हमें पता है कि जब भी कोई फॉल्ट मुझे डिटेक्ट करना हो कि मेरे सिस्टम में कहाँ पे फॉल्ट आ रहा है, किसकी वजह से फॉल्ट आ रहा है, तो हम क्या करते हैं? सिस्टम का डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाते हैं एक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा? ऑप्शन हमारा सी आएगा राइट आंसर। नेक्स्ट आ गया इन कंप्यूटर्स टीएमपी एक्सटेंशन रेफर्स, ठीक है। बेसिकली पूछा टीएमपी एक जो एक्सटेंशन होती है ये कौन सी फाइल्स को हम देते हैं, ठीक है। टीएमपी क्या होती है? हमारी टेम्परेरी फाइल्स। तो यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा राइट आंसर। नेक्स्ट आ गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर आइटम्स डज नॉट अलो अ यूजर टू परफॉर्म मेंटेनेंस टाइप टास्क ऑन अ कंप्यूटर, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि ऐसा इनमें से कौन सा, जो हमारे पास चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो सिंपल पूछा है इनमें से कौन सा नहीं है जो एक्चुअल में मेंटेनेंस टाइप जो हमारे टास्क होता है कंप्यूटर को, उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करता है। फर्स्ट लिखा है कंपाइलर, सेकंड लिखा है डीफ्रैगमेंटर, थर्ड लिखा है अनइंस्टॉलर और फोर्थ लिखा है विंडोज़ एक्सप्लोरर, ठीक है। तो इसमें से कौन सा होगा? सिंपली अगर हम ऑड वन आउट भी करें तो क्या लग रहा है हमें? कंपाइलर, ठीक है। कंपाइलर क्या एक हमारा लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, ठीक है। ये मेंटेनेंस का काम नहीं करता, ये सिंपली कोई भी जैसे हम हाई लेवल में कोई प्रोग्राम लिखते हैं इसको कन्वर्ट करता है उसके मशीन इक्विवेलेंट में, या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं मशीन बोल लो या फिर बाइनरी कोड बोल लो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? हमारी कंपाइलर करता है। और कंपाइलर क्या है? हमारा लैंग्वेज ट्रांसलेटर, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज से कन्वर्ट करेगा वो मशीन लेवल लैंग्वेज में या फिर लो लेवल लैंग्वेज में या फिर बाइनरी लैंग्वेज में, ठीक है। तीनों का एक ही मतलब है। तो ये हमारे मेंटेनेंस टाइप ऑफ टास्क है, उसमें एक्शन अपना कोई परफॉर्म नहीं करता, बाकी सारे के सारे ये चीज़ें करते हैं। नेक्स्ट आ गया व्हेन अ यूज़र डिलीट फाइल, ठीक है। जब एक यूज़र किसी फाइल को डिलीट करता है, एम्प्टीज द रिसाइकल बिन, और साथ ही साथ क्या करता है? रिसाइकल बिन से भी उसको डिलीट कर देता है। व्हाट हैपन टू द फाइल? तो फाइल के साथ होता क्या है, ठीक है। जैसे होता है कि मान लो मैंने एक फाइल डिलीट की, ठीक है, वो कहाँ जाएगी? सबसे पहले रिसाइकल बिन में, जब तक मैंने उसको परमानेंट डिलीट नहीं किया, है ना। तो जैसे मैंने उसको रिसाइकल बिन से भी डिलीट कर दिया, ठीक है, तो उसके बाद एक्चुअल में होता क्या है? वो फाइल जाती कहाँ है, ठीक है। उसके बाद वो फाइल हमें मिलती नहीं है। तो उसके पीछे की वजह क्या है? वही पूछी है। फर्स्ट लिखा है इन्होंने सेक्टर ऑफ हार्ड ड्राइव आर ब्लैंक, कि जो सेक्टर होता है हार्ड ड्राइव का वो क्या होता है? ब्लैंक कर हो जाता है। सेकंड लिखा है क्लस्टर आर फ्लश्ड, कि जो क्लस्टर्स होते हैं वो फ्लश हो जाते हैं। थर्ड लिखा है द फाइल इज मूव्ड टू सी विंडोज और टेम्प, कि जो फाइल होती है वो टेम्परेरी फाइल जो एक फोल्डर होता है विंडोज के अंदर उसके अंदर चली जाती है। और फोर्थ लिखा है एसोसिएटेड एंट्रीज इन फैट आर रिमूव्ड, ठीक है। बोले कि एक हमारे पास एक्चुअल में जो हमारे जो विंडोज़ होते हैं इसके अंदर क्या होती हैं? अपने कुछ फाइल सिस्टम्स होती हैं, ठीक है। जैसे FAT, ठीक है। FAT क्या होता है? हमारा फाइल एलोकेशन टेबल, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास NTFS भी चलता है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम।
तो वही पूछा है कि एक्चुअली में जब हम कोई फाइल डिलीट करते हैं ना, परमानेंट डिलीट करते हैं, तो वो क्या करता है, हमारे पास जो हमारा विंडोज़ होता है वो एक फाइल टेबल को स्टोर करता है, ठीक है। तो जैसे मान लो मैंने कोई फाइल डिलीट की, ठीक है, तो जो फाइल डिलीट की वो अभी तक रिसाइकल बिन में पड़ी है, तो रिसाइकल बिन का एक उसने क्या बना रखा होगा, एक फाइल का टेबल बना रखा होगा कि हाँ भाई अभी तक रिसाइकल बिन में ये फाइल पड़ी है, तो इसको हमें टेम्परेरी तब तक स्टोर करना है जब तक यूज़र वो परमानेंट डिलीट ना कर दे, ठीक है। तो जैसे मैंने परमानेंट डिलीट कर दिया, तो जितनी भी उसकी एंटिटीज़ होंगी कि उस फाइल की, ठीक है, वो कहाँ से डिलीट होंगी, हमारी फैट से डिलीट होंगे, ठीक है। अब फैट क्या है, हमारा फाइल एलोकेशन टेबल। तो फाइल एलोकेशन टेबल से ही वो चीज़ डिलीट होगी, तो इसका मतलब वो परमानेंटली क्या होगी, डिलीट होगी, ठीक है। तो वही लिखा है कि जब भी हम किसी फाइल को परमानेंट डिलीट करते हैं, तो क्या होता है कि जो भी उसकी जो फाइल एलोकेशन टेबल में एंट्रीज होती हैं वो टोटली डिलीट हो जाती हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक्स इज द ट्रांसलेटर विच परफॉर्म मैक्रो एक्सपेंशन, ठीक है। मैक्रो एक्सपेंशन किस तरह के ट्रांसलेटर करते हैं, ठीक है। अब ट्रांसलेटर हमने पहले ही पढ़ लिया, जैसे कंपाइलर हो गया, ठीक है। कंपाइलर क्या करता है, किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ में कन्वर्ट करता है, मतलब हाई लेवल को मतलब लो लेवल में कन्वर्ट करता है। ट्रांसलेटर का काम होता है किसी एक लोग मतलब चीज़ को किसी दूसरी चीज़ में कन्वर्ट करना। तो वही लिखा है कि जो हमारे मैक्रो एक्सपेंशन है, तो मैक्रोज को कौन एक्सपेंड करेगा, किस टाइप का ट्रांसलेटर करेगा, मैक्रो प्री प्रोसेसर ही करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, सी आएगा राइट आंसर, ठीक है। तो मैक्रो प्री प्रोसेसर क्या होता है, एक ऐसा ट्रांसलेटर होता है जो मैक्रो को एक्सपेंशन करता है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, व्हेन एन अटेम्प्ट टू डिवाइड बाय ज़ीरो, ठीक है। जैसे हम किसी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करते हैं, व्हाट इंटरप्ट इज जनरेटेड, किस तरह का हमारा इंटरप्ट होगा जनरेट, ठीक है। अगर हम प्रोग्रामिंग की बात करें, ठीक है, तो प्रोग्रामिंग में हम क्या बोलते हैं, जब भी हम किसी नंबर को जीरो के साथ डिवाइड करते हैं, तो उस टाइम पे बोलता है ये हमारा अर्थमेटिक क्या है, एक अर्थमेटिक एरर आता है बेसिकली, ठीक है, कि हम किसी भी नंबर को ज़ीरो के साथ डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो इनफाइनाइट चला जाता है फिर, है ना। तो अगर यही बात हम इन द फॉर्म ऑफ माइक्रो प्रोसेसर करते हैं, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर में हम क्या बोलते हैं, इसको इनपुट आउटपुट इंटरप्ट बोलते हैं, कि जब भी हम किसी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करते हैं, तो उस टाइम पे जो इंटरप्ट जनरेट होता है वो आता है हमारा इंटरप्ट, जो जनरेट होता है वो होता है हमारा इनपुट आउटपुट इंटरप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, थर्ड ऑप्शन आएगा राइट आंसर। नेक्स्ट आ गया, व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द फील्ड नेम इन एक्सेस, ठीक है। एम एस एक्सेस के अंदर जैसे मान लो एक फील्ड मतलब एक कॉलम आ गया है ना, तो उस कॉलम की मैक्सिमम मैं लेंथ कितनी रख सकता हूँ। फर्स्ट आ गया हमारा 16 करेक्टर, सेकंड आ गया 32 करेक्टर, ठीक है। थर्ड आ गया हमारा 64 करेक्टर, और फोर्थ आ गया हमारा 128 करेक्टर, ठीक है। तो मैक्सिमम लेंथ जो फील्ड नेम है मैं कितना दे सकता हूँ, 64 करेक्टर, ठीक है। ये हम बात करें एम एस एक्सेस की। नेक्स्ट आ गया, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ADSL, ठीक है। ADSL की फुल फॉर्म पूछी है, तो ADSL क्या होता है हमारा, असिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ऑप्शन हमारा सी आएगा राइट आंसर। नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाटाबेस ऑब्जेक्ट, इनमें से कौन सा डाटाबेस का ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। जब हम MS एक्सेस पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम 3-4 ऑब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, ठीक है। कौन कौन से पढ़ते हैं, टेबल ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं, क्यूरीज पढ़ते हैं, रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये 2-3 क्या होती है हमारे जो डाटाबेस के ऑब्जेक्ट होते हैं, पर रिलेशनशिप हमारा डाटाबेस का ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे नॉट पूछा तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन हमारा सी आएगा राइट आंसर। नेक्स्ट आ गया, विच टैब इन एक्सेल इज यूज फॉर प्रूफिंग, ठीक है। ऐसी कौन सी टैब है एक्सेल में जहाँ पे प्रूफिंग भी मिलता है हमें, प्रोटेक्टिंग भी मिलता है, और मार्किंग अप, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। फर्स्ट लिखा है फॉर्मूला, सेकंड लिखा है डाटा, थर्ड लिखा है रिव्यू, और फोर्थ लिखा है इंसर्ट, ठीक है। तो जब भी प्रूफिंग या फिर प्रोटेक्शन की बात आती है ना, या फिर मुझे किसी चीज़ को मार्क करना है ना, तो ये सारे के सारे ऑप्शन हमें मिलता है रिव्यू टैब के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, थर्ड ऑप्शन आएगा राइट आंसर। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एंटर की इन MS एक्सेल, ठीक है। मान लो मैं एक सेल के अंदर हूँ, तो जैसे मैंने एंटर प्रेस किया तो उस एंटर प्रेस होने के बाद क्या होता है वो पूछा है। फर्स्ट आ गया, फर्स्ट लिखा है मूव सेल पॉइंटर टू प्रीवियस कॉलम, कि प्रीवियस कॉलम पे क्या होता है, वो सेल पॉइंटर, मतलब मान लो मैं अभी एक बक्से पे हूँ, ठीक है। मान लो 3 बक्से आ गई है हमारे पास, 1 2 3 बक्से ऐसे करके आ गए। तो मान लो मैं सेकंड वाले बक्से पे हो अभी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे हूँ अभी, तो क्या लिखा है, जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो मैं यहाँ पे चले जाऊंगा, पिछले वाले पे चले जाऊंगा। सेकंड लिखा है मूव सेल पॉइंटेड टू नेक्स्ट कॉलम,
ठीक है, कि मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट कॉलम पे चला जाऊँगा। ठीक है, ऐसे करके लिखा है कि नेक्स्ट कॉलम पे चला जाऊँगा। थर्ड लिखा है हमारे पास मूव सेल पॉइंट टू प्रीवियस रो। ठीक है, कि मान लो इससे पीछे एक रो होगी। ठीक है, अब हम रो भी ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसके पीछे भी 3 ऐसे करके हैं। ठीक है, और आगे भी ऐसे करके हैं 3। ठीक है, बोल रहा है कि मैं पिछली रो के ऊपर चला जाऊंगा, मतलब मैं इस जगह पे चला जाऊंगा। ठीक है, और लास्ट लिखा है मूव सेल पॉइंटेड टू नेक्स्ट रो, कि जो नेक्स्ट रो होगी उसके ऊपर शिफ्ट कर जाऊंगा, मतलब इसका जो नीचे वाला ये रो होगी यहाँ पे, मतलब इस जगह पे चला जाऊंगा। ठीक है, तो क्या होगा, जब भी हम एंटर की प्रेस करते हैं तो हम क्या कहाँ जाते हैं, मूव सेल पॉइंटेड टू नेक्स्ट रो। ठीक है, हम क्या कर जाते हैं, जो नेक्स्ट रो होती है वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, सिंपल ऑप्शन हमारा डी आएगा राइट आंसर। नेक्स्ट आ गया, इन एक्सेल द शॉर्टकट की फॉर ओपन रिसर्च टास्क पैन। ठीक है, हम ऐसी कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करते हैं एक्सेल के अंदर जिसके हेल्प से हम एक रिसर्च पैन होता है एक्सेल के अंदर बेसिकली, उसको हम ओपन कर सकते हैं। फर्स्ट लिखा है अल्ट प्लस क्लिक, सेकंड लिखा है कंट्रोल प्लस क्लिक, थर्ड लिखा है शिफ्ट प्लस क्लिक, और फोर्थ लिखा है कंट्रोल अल्ट प्लस क्लिक। ठीक है, तो यहाँ जब हमें रिसर्च टास्क पैन ओपन करना होता है तो हम यूज़ करते हैं अल्ट प्लस क्लिक का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन हमारा फर्स्ट ही आएगा राइट आंसर। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, व्हाट इज अ पार्ट ऑफ डाटाबेस दैट होल्ड्स ओनली वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। अब एक टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन कौन होल्ड करता है, हमारे कॉलम्स होल्ड करते हैं, और कॉलम्स को हम इन द फॉर्म ऑफ डाटाबेस क्या बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या बनेगा, बी आएगा राइट आंसर। नेक्स्ट आ गया, टू इस्टेब्लिश अ लिंक बिटवीन टू डाटाबेस फाइल। ठीक है, अब मुझे दो डाटाबेस फाइल्स के बीच में एक लिंक बनाना है, तो उसके लिंक का मतलब ही क्या होता है, हमें क्या सेटअप करना है, एक रिलेशन सेटअप करना है बेसिकली, है ना। तो यहाँ पे पूछा है कि हम कौन सी कमांड यूज़ करेंगे, तो ऑब्वियसली कौन सी यूज़ करेंगे, सेट रिलेशन की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, सी आएगा राइट आंसर। ठीक है, जब भी ऐसा लिखा हो कि हमें दो डाटाबेस या फिर दो फाइल्स के बीच में एक लिंक बनाना है, ठीक है, तो लिंक का मतलब ये है एक रिलेशन बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, ऑप्शन हमारा सी आएगा राइट आंसर। नेक्स्ट आ गया, अ डीबीएमएस इज मेनली यूज टू। डीबीएमएस एक्चुअल में उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको मेनली क्यों यूज़ करते हैं। फर्स्ट लिखा है प्रमोट डिसेंट्रलाइज्ड एंड यूज़र कंप्यूटिंग, कि हम डिसेंट्रलाइज सिस्टम का यूज़ करेंगे, मेनली उसके लिए यूज़ करते हैं। सेकंड आ गया, सेपरेट मैनेजमेंट फ्रॉम वर्क। ठीक है, कि जो मैनेजमेंट का जो काम होगा उसको सेपरेट कर सकते हैं। थर्ड लिखा है फैसिलिटेट ट्रांसमिशन ऑफ फाइल्स क्रॉस कॉन्टिनेंट, की इसके हेल्प से क्या कर सकते हैं, फाइल्स को ट्रांसमिट कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के ऊपर। और फोर्थ लिखा है एलिमिनेटेड डाटा रिटर्डेंसी, कि जो डाटा रिटर्डेंसी होती है उसको एलिमिनेट करना। ठीक है, तो याद रखना जो हमारा डीबीएमएस का मेन काम होता है, इसका मेन काम होता है एलिमिनेटेड डाटा रिटर्डेंसी। ठीक है, तो इसके लिए हमारा जो डीबीएमएस है जो मेजरली हम यूज़ करते हैं। अब डाटा रिटर्डेंसी होती क्या है, जैसे मान लो कि एक डाटाबेस पहले क्या होता था कि एक ही पर्सन की दो दो बार एंट्रीज हो जाती थी। ठीक है, जो हमारे ट्रेडिशनल हमारा फाइल सिस्टम था उसमें क्या होता था, एक ही पर्सन की 2 या फिर 3 टाइम्स क्या होती हैं डाटाबेस में एंट्री हो जाती हैं। ठीक है, तो मान लो कि मेरे पास 50 बंदे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उन 50 बंदों के लिए मुझे क्या चाहिए, सिर्फ 50 बंदों के लिए 50 मतलब रोज़ चाहिए उनको डाटा एंटर करवाने के लिए। ठीक है, पर क्या हो रहा है कि एक पर्सन की 2 या 3 बार एंट्रीज हो जा रही हैं। ठीक है, तो ऐसे इससे क्या होगा कि जो मेरा 50 बंदे हैं उन सभी की एंट्रीज नहीं हो पाएंगी, और जो बेफालतू जो एक एक मतलब पर्सन की हैं 3 बार एंट्रीज हो रही हैं, इससे क्या हो रहा है, हमारा डाटाबेस का साइज़ इनक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो इसी चीज़ को कि जो डाटा डुप्लीकेट हो रहा है उसको हटाने के लिए मेनली हमने यूज़ किया था डीबीएमएस का कंसेप्ट। ठीक है, तो डीबीएमएस में एक कंसेप्ट पढ़ते हैं नॉर्मलाइजेशन का, तो उसमें यही ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें डाटा की रिडंडेंसी को क्या करना पड़ता है, रिमूव करना है। ठीक है, रिडंडेंसी का मतलब ही होता है डुप्लीकेसी ऑफ डाटा। नेक्स्ट आ गया अ ट्रांसपेरेंट डीबीएमएस। ठीक है, अब एक ट्रांसपेरेंट डीबीएमएस क्या होता है, जो किसी भी फिजिकल स्ट्रक्चर को हाइड करता है यूज़र से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सिंपल ऑप्शन हमारा सी आएगा राइट आंसर। ठीक है, तो एक डीबीएमएस का एक मॉडल होता है, एक्चुअल में 3 टायर मॉडल होता है, उसमें पढ़ते हैं ये चीज़ हम। ठीक है, उसमें होता है क्या है, हमारा फिजिकल स्कीमा होता है, ठीक है, कंसेप्चुअल स्कीमा होता है, हमारे एंड यूज़र होते हैं। ठीक है, एंड यूज़र क्या होता है, जैसे मान लो मैं एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, वो एप्लीकेशन क्या है, हमारा एंड यूज़र आ गया। अब उस एप्लीकेशन में हम हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स बने होंगे, मान लो। ठीक है, मान लो मैं एक फॉर्म फिल कर रहा हूँ। ठीक है, हमें दिख रहा है वो फॉर्म है।
अब उस फॉर्म को किसी पर्सन ने कोड किया होगा कि ऐसे से ये यहाँ पे आएगा, ये मतलब नाम यहाँ पे एंटर करोगे आप, अपना नंबर यहाँ पे एंटर करोगे, एड्रेस यहाँ पे एंटर करोगे, ठीक है। किसी ना बंदे ने उसको क्या किया, कोड किया होगा। तो जो कोडिंग की है उसको हम बोलते हैं कंसेप्चुअल व्यू, ठीक है। और लास्ट में आता है हमारा फिजिकल व्यू। और फिजिकल व्यू क्या है कि एक्चुअल में जहाँ पे वो जाके डाटा स्टोर हो रहा है एक्चुअल में, ठीक है, वो वहाँ पे किस तरीके से वो स्टोर हो रहा है। तो ये 3 तरीके से हमारे लेयर्स चलती हैं। तो वही पूछा है कि हमारा ट्रांसपेरेंट डीबीएमएस क्या होता है, कि जहाँ पे यूज़र को पता ही नहीं होता है कि डाटा एक्चुअल में कैसे वो स्टोर हो रहा है डाटाबेस में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, सी आएगा राइट आंसर। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास, विच अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स एन एप्लेट, ठीक है। एप्लेट पूछा इनमें से कौन डिफाइन करता है। फर्स्ट लिखा है अ टैग इन HTML, नहीं होता है। सेकंड लिखा है अ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। थर्ड लिखा है पिक्चर डिस्प्लेड ऑन अ वेब पेज। फोर्थ लिखा है प्रोग्राम दैट कैन बी एम्बेडेड इन अनदर एप्लीकेशन, ठीक है। तो एप्लेट होते क्या, ऐसे छोटे प्रोग्राम होते हैं जिनको हम किसी दूसरे प्रोग्राम या फिर किसी दूसरे एप्लीकेशन में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल प्लगइन्स वगैरह होती हैं, है ना। तो प्लगइन्स भी हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं बेसिकली, है ना, अपने वेब ब्राउज़र के ऊपर। तो वही चीज़ यहाँ की एप्लेट्स भी क्या होती है, हमारी छोटी प्रोग्राम्स होते हैं जिनको हम किसी दूसरी एप्लीकेशन में ऐड करते हैं, ठीक है। और मेनली कई बार पूछ लेते हैं कि एप्लेट होते हैं वो कौन सी लैंग्वेज से हम लिखते हैं, तो मेनली हम जो जावा लैंग्वेज है उसका यूज़ करते हैं, ठीक है, टू राइट एप्लेट्स। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, हु इज़ द फादर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग के फादर कौन है। फर्स्ट लिखा है शारवन बी कोड। सेकंड लिखा है एडगर फ्रैंक कोड। थर्ड लिखा है JCR लिकलिंडर, ठीक है। तो यहाँ पे 3 ही ऑप्शन दे रखे हैं। तो यार ना, जो हमारा क्लाउड कंप्यूटर के फादर हैं वो थे हमारे JCR लिकलिंडर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, सी ऑप्शन आएगा राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस डेवलपमेंट फ्रेमवर्क एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब मुझे कोई फ्रेमवर्क बनाना होगा या फिर मतलब मुझे अपने फ्रेमवर्क वगैरह डेवलप करने होंगे, ठीक है। तो हम किसका यूज़ करते हैं, ठीक है, कौन से क्लाउड सर्विस उसका यूज़ करते हैं। फर्स्ट लिखा है LAAS, सेकंड लिखा है SaaS, और थर्ड लिखा है PaaS, और फोर्थ लिखा है ऑल ऑफ दीज, ठीक है। अब मैं कोई का फ्रेमवर्क बना रहा हूँ, ठीक है, मतलब मुझे एक तरह की एप्लीकेशन बनानी है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं पास का, जिसको हम बोलते हैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, ठीक है। कि मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए जिसके ऊपर मैं मतलब मान लो कि मुझे एक एप्लीकेशन रन करवानी है, मुझे एक एप्लीकेशन बनानी है और वो मेरे सिस्टम पे नहीं चल रही है, तो मैं एक क्लाउड की सर्विस लूँगा कि मैं अपना सारा कोड वहीं पे करूँगा, वहीं पे उसको एग्जीक्यूट करवाऊँगा, ठीक है, ऑनलाइन। पर मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट है कि मेरे सिस्टम में क्या, इंटरनेट काम करना चाहिए अच्छे ढंग से, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। कि मतलब मैं अपने सिस्टम पे एप्लीकेशन ना बना के किसी रिमोट जगह पे मतलब दूसरे कंप्यूटर पे बना रहा हूँ, पर मुझे उस कंप्यूटर से मतलब कंट्रोल करने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, बस फास्टर इंटरनेट होना चाहिए। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आ गया मेरे पास, द कोर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम विच कंट्रोल द हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बट डज नॉट डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द यूज़र। तो कोर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पे इन्होंने पहले हिंट दे दिया, कोर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कौन होता है, हमारा कोर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा कर्नल, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा फर्स्ट ऑप्शन राइट, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने पूरी डेफिनेशन लिखी है, द कोर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ये हमारा कोर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, विच कंट्रोल ऑल हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, जो पूरे के पूरे हार्डवेयर को कंट्रोल करता है और जितनी हमारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होती हैं इनको भी वो क्या करता है, कंट्रोल करता है। बट डज नॉट डायरेक्टली इंटरेक्ट विद यूज़र, ठीक है, और ये यूज़र के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, हमारा कर्नल, ठीक है। तो कोर जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर कंपोनेंट है वो भी क्या, हमारा कर्नल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, फर्स्ट आंसर आएगा राइट आंसर। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।